हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म एट द सरफेस एंड द मैकेनिज्म ऑफ द एडजॉर्प्शन। मीन्स जो एडजॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो किस तरीके से होती है, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं इसमें। तो हम इसमें बात करें कि मैकेनिज्म की जो एडजॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है उसमें, जैसे कि हम एक लिक्विड में बात करें, ठीक है। तो ये जो इंटरनल जो लिक्विड भरा हुआ है, तो इस लिक्विड के अंदर दो पॉइंट देखते हैं अपन। ओके, इस लिक्विड के अंदर अपन दो पॉइंट्स को नोट करके देखते हैं। एक तो अपना पहला पॉइंट है, एक तो ऊपर वाला पॉइंट। ओके, जैसे मैं बात करूं, ये एक ऊपर वाला पॉइंट और एक ये नीचे वाला पॉइंट। तो ये दो पॉइंट है अपने पास। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स पे जब अपन देखते हैं, तो एक जो अंदर वाला पॉइंट है उसके तरफ चारों तरफ से क्या लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है। जब चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगता है तो वो फोर्स कैसा होता है, बैलेंस फोर्स। लेकिन लेकिन जब बात करें जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है लिक्विड का, तो ये जो सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है, इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे जो फोर्स है वो चारों तरफ से इक्वल नहीं लगता है। वो बस इनके जो लिक्विड वाला पार्ट है उधर की तरफ से ही इस पे फोर्स लगता है। तो बात करें तो ये तो हमारा हो जाता है अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। और ये है हमारा बैलेंस फोर्स। इंटरनल वाला जो मॉलिक्यूल है ये है हमारा बैलेंस फोर्स। तो इसमें ध्यान रखना है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में। तो बैलेंस फोर्स तो चारों ये लिक्विड के इनर पार्ट में होता है, और अनबैलेंस फोर्स जो सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल्स होता है उसकी तरफ, ये हमारा अनबैलेंस फोर्स होता है। अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या है भाई, इसके जो अनबैलेंस फोर्स है लिक्विड के सरफेस पे, तो लिक्विड के सरफेस पे ये अनबैलेंस फोर्स होने के कारण जो लिक्विड की जो सरफेस है मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ओके, तो लिक्विड की सरफेस पर अनबैलेंस फोर्स होने के कारण ही ये बात करें लिक्विड्स को, ये जो मॉलिक्यूल्स है सब्सटेंस के उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और ऐसे ही अगर सॉलिड में देखें तो सॉलिड की सरफेस पे ऐसा कोई, सॉलिड की सरफेस पे तो चारों तरफ से इक्वल फोर्स होता है, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाती है सॉलिड। तो इसलिए बात करें कि मेटल एट द सरफेस एक्सपीरियंस इन नेट इनवर्ड फोर्सेस अट्रैक्शन इन द केस, अगर इंटरनल में देखें अट्रैक्शन इन द केस जैसे लिक्विड, सॉलिड एंड द मेटल विद फ्री वैलेंसी। जैसे ये मेटल विद फ्री वैलेंसी सी वाला डायग्राम है जो अपना। ओके, और सॉलिड में बात करें तो सॉलिड की सरफेस में भी सेम थोड़ा बहुत करेक्टर इतना ही मिलता है ना। इसकी भी सरफेसेस पे बात करें, ये जो हमारा सॉलिड है इसकी सरफेस पे भी देखो इंटरनल तो चारों तरफ से इक्वल बैलेंस फोर्स लग रहा है, और फिर यहाँ पे जो मेटल की जो सरफेस, सॉलिड की जो सरफेस है, सॉलिड की सरफेस पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे देखो बात करें कि ओनली सरफेस ऑफ एटम, only surface of atoms of an adsorbent play on active role in adsorption। कि जो सरफेस में एटम्स की जो सरफेस ऑफ एटम ऑफ द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की जो सरफेस है ना, वही एक्टिव रोल प्ले करती है एडजॉर्प्शन में। These process unbalanced force of the various types such as, जो अनबैलेंस फोर्स है वो कई टाइप के होते हैं, जैसे कि बात करें वांडर वाल फोर्सेस एंड केल्विन बॉन्ड फोर्सेस। ओके, अब thus the residual and unbalanced force attraction for free valencies at the surface liquid solid have the property to attract and retain molecules of, मीन्स बात करें जो अनबैलेंस जो फोर्स है उसी के कारण क्या हो रहा है, ड्यू टू रेसिडुअल अनबैलेंस इनवर्ड फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन or free valency at the surface, liquids or solids have the property
लिक्विड्स और सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी है, इनवर्ड जो इनका आउटवर्ड जो फोर्सेस है उससे क्या करते हैं, अट्रैक्ट एंड रिटेन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स है इनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और रिटेन करके मतलब धारण करते हैं। तो सब्सटेंस और सरफेस उनकी सरफेसेस पे, तो मेन जो फोर्सेस हैं उनकी सरफेस लगने वाला वो फोर्स में मेन रोल निभाता है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एडजॉर्बेंट एब्जॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन अधिशोषण की क्या विशेषता है, गुण है, ये देखिए। कि adsorption refer to the existence of higher concentration of any particular component at the surface of a liquid or solid phase। जो बात करें एडजॉर्प्शन है वो रेफर करता है किसको, कि हायर कंसंट्रेशन को, है ना, पर कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो सरफेस है उस पे कितनी कंसंट्रेट में, कितनी कंसंट्रेशन में जो मॉलिक्यूल्स है वो एग्जिस्ट हो सकते हैं, व्यवस्थित हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज अपना फर्स्ट कैरेक्टर है कि एडजॉर्प्शन क्या बताता है, एडजॉर्प्शन ये बताता है कि किसी बात करें पर्टिकुलर कंपोनेंट पे जो सरफेस है ना, लिक्विड की या सॉलिड की, पर्टिकुलर कंपोनेंट उसकी सरफेस पे कैसे टिक सकता है, लिक्विड और सॉलिड की जो सरफेस है उस पर कितना एग्जिस्ट हो सकता है, उस पर कितना व्यवस्थित हो सकता है, तो ये एडजॉर्प्शन इसको बताता है। ओके, जैसे बात करें ये लिक्विड की बात करें, जैसे इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड की सरफेस पे ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है कितना एग्जिस्ट हो पाएगा, कितना अशोषित हो पाएगा, तो ये उस चीज को बताता है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, adsorption in invariably accompanied by evolution of the heat। बात करें कि adsorption invariably accompanied by evolution of heat, जो बात करें कि ये कैसी प्रोसेस होती है, इसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट का इवोल्यूशन होता है ना, इसमें हीट का इवोल्यूशन होता है एंड इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मींस जो एडजॉर्प्शन में बात करें तो इसमें हीट का इवोल्यूशन होता है एंड द ये है इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इन अदर वर्ड हम कहें कि डेल्टा एच ऑफ द एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, और जो डेल्टा एच की बात करें तो वो कैसी होगी, इसमें ऑलवेज नेगेटिव होगी। ओके, थर्ड पॉइंट है कि व्हेन ए गैस इज एडजॉर्ब, जब किसी गैस को एडजॉर्ब करते हैं तो द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकेम रेस्ट्रिक्टेड। तो जब गैस एडजॉर्ब होगी तो जो उसके मूवमेंट फ्रीडम से जो गति करते हैं ना वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, वो रुक जाएगी ऑन द अकाउंट ऑफ इट। और उसकी बात करें डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द गैस आफ्टर एडजॉर्प्शन। तो बात करें एडजॉर्प्शन के बाद जो उसकी एंट्रोपी है, एंट्रोपी मींस अवस्था में परिवर्तन, तो जो गैस की जो अवस्था में परिवर्तन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एस की वैल्यू, जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एंट्रोपी तो आपने पढ़ा होगा, अंकिता एंट्रोपी क्या होता है, अंकिता? जैसे एंट्रोपी में बात करें, जैसे सॉलिड है, आज सॉलिड जब माना सॉलिड की मॉलिक्यूल इस तरीके से अच्छी तरह सिचुएटेड है, और सॉलिड की जब क्या होगी, अणुओं की अगर व्यवस्था चेंज कर दें, जैसे भाई अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता तो इनकी जो अणुओं की व्यवस्था थी, अणुओं की माप थी, वो क्या हो जाती है, मॉलिक्यूल्स की जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, वो चेंज हो जाता है, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से जो इनकी अणुओं की व्यवस्था का चेंज होना या फिर इनकी अवस्था का परिवर्तन होना ही एंट्रोपी कहलाता है। ओके, जो अव्यवस्था जो आती है अणुओं की व्यवस्था में, जो अव्यवस्था आती है उसे ही एंट्रोपी कहते हैं। अब यहां देखो, ये यहाँ पे एक थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई एडजॉर्प्शन
कि जब जब एडजॉर्प्शन होगा, भाई ये तो हमको बताना चाहिए कि भाई जब भी मॉलिक्यूल्स रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं गैस के मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं वो, अब एकदम स्टेबल हो जाते हैं वो, तो गैस की मॉलिक्यूल तो उनकी जो अवस्था है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, इनकी थोड़ी कम होने लग जाती है, मतलब उनकी जो अव्यवस्था है उसकी मान कम होने लग जाता है। इसका मतलब क्या होता है, वो स्टेबल हो जाते हैं उधर, है ना, उसकी सरफेस पे स्टेबल हो जाते हैं, उनकी व्यवस्था में कोई चेंज नहीं होता। और फिर बात करें, इसलिए जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके, तो बात करें एडजॉर्प्शन इज थस अकम्पेन्ड डिक्रीज बाय डिक्रीज इन द एंथैल्पी एज वेल एज। तो बात करें एडजॉर्प्शन जब होता है तो एंथैल्पी तो कम होती ही होती है, साथ के साथ एंट्रोपी भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो हमको ये चीज, ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है, इस पॉइंट से अपन काफी चीज सॉल्व करेंगे कि एडजॉर्प्शन जब भी होता है तो एंथैल्पी के साथ साथ एंट्रोपी भी कम होती है। ओके, अब नेक्स्ट देखो 2.8.4, इसमें क्या है कि एडजॉर्प्शन इज अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन द डेल्टा जी। एडजॉर्प्शन की जब, एडजॉर्प्शन कब होता है, जब डेल्टा जी जो फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है जब वो कम होती है, तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, जब एडजॉर्प्शन होता है तो डेल्टा जी की वैल्यू डिक्रीज होती है किसी भी सिस्टम की। ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर क्या हो, जीरो हो जाए, तो एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम इज सेट टू स्टेब्लिश। तो एडजॉर्प्शन जो अधिशोषण का बात करें इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाता है, स्टेब्लिश, स्थायी हो जाता है। ठीक है, मीन्स अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाए तो समझो कि अधिशोषण पूरा हो गया है। अब जो फार्मूला आता है अपना, जो ऊपर से अपने जो थ्योरी को पढ़ी है करेक्टरिस्ट में, उसको देखो कि फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, एक स्वतः प्रक्रम, ऐसी प्रोसेस जो खुद होती है ना, तो स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है, द थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट इज दैट, जिनमें क्या होती है, थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट होती है, इज दैट क्या, डेल्टा जी, तो उसमें मस्ट बी नेगेटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, उसमें नेगेटिव होती है, और देयर इज इंक्रीज इन फ्री एनर्जी। जैसे अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है और अपन डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, और फ्री एनर्जी क्या होती है, मीन्स कम होती है, डेल्टा जी की वैल्यू कम होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा, देखो डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव इफ डेल्टा एच हैज सफिशिएंटली हाई वैल्यू। अब यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करो, ये थ्योरी बहुत काम देगी कि भाई गिब्स हेल्महोल्ट्ज जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, है ना, टी डेल एच। अब यहाँ पे देखो कि ये जो अपना डेल्टा जी की वैल्यू कैन बी नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब डेल्टा एच है सफिशिएंटली हाई नेगेटिव, जब डेल्टा एच क्या हो, बहुत नेगेटिव हो। क्यों, क्योंकि ये टर्म तो नेगेटिव है, अब अपन को अगर डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो डेल्टा एच जब सफिशिएंटली नेगेटिव होगा, देन, और फिर क्या हो, डेल्टा, सॉरी टी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। जब ये वैल्यू देखो दोनों पॉजिटिव होगी तो माइनस है, ये घटाने पर क्या होती जाएगी, और भी नेगेटिव होती जाएगी। तो मीन्स हमको क्या चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू तो नेगेटिव चाहिए, सफिशिएंटली हाई, है ना, और डेल्टा जो टी डेल्टा एस है ना, वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, जब जाके हमको डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। इसके लिए ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए है ना, इसमें हमको डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए होती है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन ये बता सकते हैं कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू सफिशिएंटली क्या हो, नेगेटिव हो, और टी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, क्यों, क्योंकि टी डेल्टा एच तो हमको घटाना है, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव तो है, तो उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव में रहेगी, अगर नेगेटिव नेगेटिव हो गए तो वो प्लस में हो जाएगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए, उसको उसको पॉजिटिव में जो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए टी डेल्टा एच की, और डेल्टा एच की नेगेटिव, तो जब जाके हमें डेल्टा जी है जो गिब्स एनर्जी है फ्री एनर्जी, उसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी।
अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ द एडजॉर्प्शन के दो टाइप्स हैं वो और आज देखते हैं। यहाँ देखो कि एडजॉर्प्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एडजॉर्प्शन को हम दो तरीके में बांटते हैं, एक तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्साइटिंग बिटवीन एब्सॉर्बेट और एब्सॉर्बेंट आर वैन डर वाल फोर्सेस, द एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। मीन्स हम बात करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्साइटिंग जब एग्जिस्ट होता है किसके बीच, एब्जॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच, तो वैन डर वाल फोर्सेस अगर एग्जिस्ट हो तो वो जो एडजॉर्प्शन है उसको हम फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन देखो कि इफ द forces of attraction between absorbate and particles and absorbents are almost the same strength as chemical bonds, so the adsorption is called chemical adsorption। मीन्स हम बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन में, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्साइटिंग बिटवीन एब्सॉर्बेट पार्टिकल्स एंड एडजॉर्बेंट आर ऑलमोस्ट द सेम स्ट्रेंथ, दोनों क्या हो, सेम स्ट्रेंथ के हो, और उन दोनों में क्या हो, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन कहलाता है। ओके, अब बात करें, दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज द फिजियोसॉर्प्शन एंड द वैन डर वाल एडजॉर्प्शन। इस एडजॉर्प्शन को हम फिजियोसॉर्प्शन सॉर्प्शन एंड और वैन डर वाल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। और जबकि बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन में, तो दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज आल्सो कॉल्ड द केमियोसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन और लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन भी इसे कहते हैं। अब बात करें, इट कैन बी इजीली रिजल्व बाय हीटिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली रिवर्स कर सकते हैं, क्या करके, हीट करके और प्रेशर डिक्रीज करके। लेकिन बात करें फिजिकल एडजॉर्प्शन की, तो दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन कैन नॉट बी इजीली रिजल्व। इसको आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते, इसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस में देखो कि फिजियोसॉर्प्शन में, जो कि वैन डर वाल एडजॉर्प्शन कहते हैं जिसे, और केमियोसॉर्प्शन जिसे लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। ओके, तो बात करें कि लो हीट एडजॉर्प्शन एज यूजुअली इन रेंज, इसमें जो एडजॉर्प्शन होता है उसके लिए लो हीट चाहिए होती है और उसकी रेंज कितनी, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। और बात करें हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इन द रेंज ऑफ द 50 to 400 किलो जूल पर मोल। 50 से 400 किलो जूल पर मोल की हमको क्या होती है, केमियोसॉर्प्शन में आवश्यकता होती है, मींस इसमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब बात करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वैन डर वाल फोर्सेस, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द केमिकल बॉन्ड फोर्सेस। इट इज रिवर्सिबल, जबकि यह इट इज इरिवर्सिबल केमियोसॉर्प्शन। It is usually take place at low temperature and decrease with the increasing temperature। ये यूजुअली किस में होता है, लो टेम्परेचर पे होता है और डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और धीरे धीरे किसके साथ, टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ बढ़ता जाता है। और जबकि हम बात करें कि इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, जो केमियोसॉर्प्शन है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। अब बात करें पांचवें पॉइंट की, तो इट इज रिलेटेड टू द केस ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ये गैसों के द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन से संबंधित है। इट इज नॉट रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड नहीं है। बात करें, इट इज फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स, इससे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है फिजियोसॉर्प्शन से। और बात करें केमियोसॉर्प्शन से, इट फॉर्म मोनोमोलिकुलर लेयर, इससे मोनोमोलिकुलर लेयर बनती है। अब बात करें कि इट 7 पॉइंट की, कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी, इसके लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। और जबकि बात करें केमियोसॉर्प्शन की, तो इट रिक्वायर हाई एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। अब बात करें हाई प्रेशर इज फेवरेबल, हाई प्रेशर क्या होता है, फेवरेबल होता है, और डिक्रीज ऑफ द प्रेशर ऑफ केसेस डिसॉर्प्शन। हाई प्रेशर फेवर करता है इसको, और क्या कर देता है, डिसॉर्प्शन को कम कर देता है, विशोषण को कम कर देता है। जबकि बात करें हाई प्रेशर फेवरेबल, डिक्रीज द प्रेशर डज नॉट केस डिसॉर्प्शन। हाई प्रेशर जो क्या करता है, फेवरेबल तो होता है, लेकिन ये डिक्रीज करने पर, ठीक है, प्रेशर डू नॉट केस डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन मतलब विशोषण का कारण नहीं बनता है। ओके,
इसमें तो कारण बनता है डिसऑप्शन का, इसमें नहीं बनता है। और इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, स्पेशल नहीं है, पर ये क्या है, एक हाईली स्पेसिफिक होता है। तो ये तो था हमारा कंपैरिजन बिटवीन फिजियोस ऑप्शन एंड द केमियोस ऑप्शन। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके।